चलिए बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे भारत संसाधन एवं उपयोग के अंतिम चैप्टर है शक्ति ऊर्जा संसाधन। और पूरी एक वीडियो में आप लोगों को ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। देखिए, आप लोगों के लिए रोज की तरह आज भी इसमें भी एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल लाइन के साथ इस वीडियो को स्टार्ट किया जाएगा। तो देखिए, सीखने की भूख है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखिए। मतलब अगर सीखने की आपके अंदर भूख होती है तो आप बहुत अपने मंजिल के नजदीक पहुंच सकते हैं। देखिए, सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखिए। मैं कहता हूं कि जैसे हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए रोज भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारे अंदर गुण के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए रोज कुछ ना कुछ पढ़ाई जरूरी होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर चलते हैं। पहला टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। तो देखिए, ऊर्जा संसाधन में क्या है, तो खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योग में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम लोग जानते हैं कि बिना ऊर्जा के ये सारा काम संभव नहीं है। चलिए, दूसरा है कि ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ठीक है, इन सभी वस्तुओं से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तीसरा है ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब ऊर्जा हमें दो प्रकार से प्राप्त होती है, एक गैर परंपरागत ऊर्जा और दूसरा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बारे में। तो देखिए, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं। देखिए, दिया गया है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है लकड़ी, उबले कोयला। उबले कोयला का मतलब होता है कि जो कोयला एक बार जल जाता है उसके बाद में उसे उबले हुए। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, ये सारे क्या होते हैं, ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल है। ये कौन किसमें शामिल है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में शामिल है। इसके आगे अब हम लोग चलते हैं, तो देखते रहिए। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कोयला, मतलब पहला क्या है, कोयला के बारे में हम लोग जानेंगे। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में कोयला के बारे में जानेंगे। देखिए, पहला है भारत में कोयला बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है कि ऊर्जा के उपयोग हमारे बहुत सारे कार्यों में किया जाता है और वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, कोयला को जलाने से। और कोयला हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसका उपयोग हम लोग अपनी आवश्यकता अनुसार ऊर्जा की प्राप्ति में करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयला पर निर्भर है। संपीड़ित की मात्रा, गहराई और समय के अनुसार कोयले के तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार कोयले के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कोयले के प्रकार होते हैं, चलिए हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला है लिग्नाइट। पहला है लिग्नाइट कोयला। तो देखिए, लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। पूछता है ऑब्जेक्टिव में लिग्नाइट कोयला का रंग कैसा होता है, तो बताइएगा भूरा। यह मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नवेली में
मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब ये नवेली में मिलता है और लिग्नाइट से क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। देखिए दूसरा है बिटुमिनस। बिटुमिनस कह रहा है कि गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। ठीक है, वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधक में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। धातु शोधक मतलब मान लीजिए कि कोयला आपको क्या कहलाता है, लोहा गलाने में, तांबा गलाने में, सोना गलाने में, चांदी गलाने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। उच्च कोटि के जो बिटुमिनस कोयला होंगे, ठीक है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। मतलब लोहे के प्रगलन करने का मतलब है लोहा के गलाने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बिटुमिनस। अब देखिए सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है, ठीक है, एंथ्रासाइट है। पूछता भी है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सबसे उच्च कोटि के कोयले निम्नलिखित में से कौन है, आप बता दीजिएगा। फिर पूछता है कि सबसे निम्न कोटि के कोयला कौन सा है, वो भी बता दीजिएगा। तो देखिए सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट सर्वोच्चम गुण वाला कठोर कोयला है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए आगे की तरफ चल, भारत में कोयला दो प्रमुख है, भूगर्भीय युगों के शैल क्रम से पाया जाता है। एक गोंडवाना समूह जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराना है। ठीक है, ये दो प्रकार के कोयला भारत में पाया जाता है। एक आपको पाया जाता है जिसका आयु 2 लाख वर्ष पुराना बताया गया है, जो कहां पाया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र का कोयला कहलाता है। और दूसरा 55 लाख वर्ष पुराना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्शियरी कोयला क्षेत्र कहते हैं। आगे की ओर चलते हैं, तो देखिए आगे की तरफ है, अब हम लोग पढ़ेंगे गोंडवाना कोयला। तो देखिए जो धातु शोधक कोयला है के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, नहीं ये कहां से पाया जाता है, दामोदर घाटी से। झरिया रानीगंज बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी महानदी, सोन व वर्ध नदी घाटी में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। ठीक है, चलते अब हम लोग इसके आगे। देखिए इसके आगे दूसरा अब हम लोग पढ़े हैं, दूसरा पढ़े टर्शियरी कोयला क्षेत्र। टर्शियरी कोयला क्षेत्र कौन से होते हैं, तो देख लीजिए टर्शियरी कोयला क्षेत्र है उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। मतलब जो टर्शियरी है ये सब राज्यों में पाए जाते हैं। देखिए एक बच्चे का हाथ में लिए हुए कोयला है, ठीक है, आप लोग कोयला देखते हैं काला होता है, कोई उजला मत कह दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए पेट्रोलियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम है या खनिज तेल है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन मशीनों को स्नेहक और शोधक शाखाएं, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्यक रसायन उद्योगों में एक नोडिल बिंदु का काम करती है। भारत का 63% पेट्रोलियम मुंबई हाईवे से निकलता है, 18% गुजरात से और 13% असम से पाया जाता है। पूछता है कि डिगबोई, असम के डिगबोई में क्या प्राप्त किया गया था, तो ध्यान में रखिएगा पेट्रोलियम प्राप्त किया गया था, प्राकृतिक गैस। इसे ऊर्जा के एक संसाधन के रूप में तथा पेट्रोल रसायन उद्योग के एवं औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूलन माना जाता है, इसलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन भी कहलाता है। मतलब प्राकृतिक गैस को वर्तमान शताब्दी का ईंधन भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए नोट कर लीजिएगा,
अब देखिए कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। भंडार निकोबार द्वीप समूह नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है किसका, प्राकृतिक गैस का, जहां प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। आगे की ओर देखिए तो चलते हैं, आगे की ओर है B2 विद्युत। विद्युत उत्पादन में किसका किसका योगदान होता है, तो देख लीजिए विद्युत उत्पादन दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। विद्युत की उत्पत्ति मुख्यतः कितने प्रकार से, दो प्रकार से। तो देखिए पहला है प्रवाहित जल से, जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। उसके बाद अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है, विद्युत उत्पादन बहुत सारे प्रक्रियाओं से किया जाता है, ईंधन से भी किए जाते हैं, जल से भी किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक आप लोगों को दिखाया गया है किस तरह से विद्युत कितने लंबे लंबे टावरों के माध्यम से दूर पहुंचा दिया जाता है। देखिए विद्युत तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, गोदावरी घाटी कारपोरेशन, ठीक है, और कोपिल हाइडल परियोजना आदि। मतलब यहाँ से सभी जगहों से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। देखिए ताप विद्युत है, तो ताप विद्युत कह रहा है कि ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह अनवीकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करना विद्युत उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके आगे अब हम लोग चलते हैं। तो देखिए इसके आगे है परंपरागत ऊर्जा के साधन। तो परंपरागत ऊर्जा के साधन में सबसे पहला है परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। तो देखिए परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। मतलब जब अणुओं की संरचना बदलती है तब जाके यह ऊर्जा हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक है, 2 नंबर है जब ऐसा परिवर्तन किया जाए तो ऊष्मा के रूप में काफी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है, जब परमाणु की संरचना बदलती है, बदलकर उसे दूसरे रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसमें विद्युत ऊर्जा हम लोगों की प्राप्ति होती है। आगे देख लीजिए तीसरा है, इसमें तीसरा है कि यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, पहाड़ी श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। इनके उत्पादन कर इससे विद्युत ऊर्जा उत्पादित की जाती है। केरल में निकलने वाले मोनोजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है, जिससे अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पादित होती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं आणविक शक्ति। देखिए आणविक शक्ति किसे कहते हैं, तो अणुओं के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को आणविक शक्ति कहते हैं। आणविक खनिज, तो परमाणु ऊर्जा को धारण करने वाले पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम तथा बेरिलियम, इनसे हम लोग की परमाणु खनिज की प्राप्ति होती है, आणविक खनिज की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते हैं तो देखिए इसमें है भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। क्यों, तो देखिए भारत में इसलिए उज्जवल है ताकि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, यहाँ प्रदूषण रहित ऊर्जा संसाधन है, यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, निम्न वर्ग के लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं, इसलिए आने वाले समय में सौर ऊर्जा भारत में संभव है। ठीक है, अब देखिए अगला है पवन ऊर्जा।
पवन ऊर्जा के बारे में है कि भारत में पवन ऊर्जा फर्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागकोइरम में से मदुरई तक अवस्थित है, मतलब कि पाए जाते हैं। ठीक ना। उसके बाद इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फर्म है। मतलब पवन ऊर्जा प्राप्त करने की ये सारे राज्य बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर इसे प्राप्त करने की संभावनाएं है। गुजरात में तो सबसे अधिक प्राप्त करने की संभावनाएं है। चलिए दूसरा है नागर कोइरम और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावित प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। मतलब जैसलमेर में, देश के जैसलमेर में यहाँ पर बहुत अधिक पवन ऊर्जा प्राप्त किए जाते हैं। आज भी यहाँ पर पवन ऊर्जा मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग, तो देखते हैं बायोगैस। ठीक है, देखिए बायोगैस है कि ऊर्जा को घास फूस, कृषि कचरा, जानवर तथा मानव अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त की जाती है। कौन सा? बायोगैस। ज्वारीय ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? तो महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, तो उसे हम लोग ज्वारीय ऊर्जा, मतलब ज्वारीय ऊर्जा को भी विद्युत ऊर्जा ही कहते हैं। ठीक है, आगे की ओर देखिए, आगे की ओर है पहला ज्वारीय ऊर्जा के उत्पन्न की प्रक्रिया। तो ज्वारीय ऊर्जा किस तरह से उत्पन्न की जाती है उसकी प्रक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए संकरी ज्वारीय ऊर्जा जो होती है वो संकरी, संकरी का मतलब होता है पतला एकदम। ठीक है, संकरी खाड़ी के पार आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और बाढ़ बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध में पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरह बहाया जाता है। ठीक है, जो इसे ऊर्जा उत्पादन टरबाइन की ओर ले जाता है। मतलब इसी विधि से पाइप से पानी बहुत तेज मात्रा में बहाकर और ऊर्जा की उत्पत्ति की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए 2 नंबर में है भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं। आदर्श दशाएं मतलब सबसे उत्तम कोटि की जो तरीका होती है वो क्या होती है? तो देखिए भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुदूर वन क्षेत्रों में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन करने की आदर्श दशाएं उपस्थित है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं तो हम लोग देखते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग करना, ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं तो देखते हैं हम लोग, अब है हम लोग का ऊर्जा का संरक्षण। संरक्षण का मतलब मैं बार बार इस क्षेत्र में बताया हूं, बचाव करना, कि किस तरह से हम लोग ऊर्जा को बचा सकते हैं। आवश्यकता से अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं, जब काम पड़े तभी खर्च करें, अन्यथा बचा कर रखें। जैसे तो देखिए जरूरत न, पहला है कैसे इसको बचा सकते हैं? जरूरत न होने पर बिजली बंद कर देनी चाहिए। मतलब हम लोग अपने घरों में जब घर से निकलते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो बल्ब पंखे को बुता देना चाहिए। ठीक है, तब जाके हम लोग ऊर्जा को संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब अगर आपको कहीं जाना है, मान लीजिए यहाँ से पटना जाना है, तो आप मोटरसाइकिल से जाइएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। उससे बढ़िया है, बहुत अधिक ऊर्जा का बर्बादी होगा, उससे बढ़िया है कि आप ट्रेन से चले जाएं, टेम्पू से चले जाएं, बस से चले जाएं। तो ये सार्वजनिक साधन हो गया कि एक के लिए कोई चीज ऊर्जा का खर्च नहीं, बल्कि उसमें बहुत सारे लोग, एक ही ऊर्जा के खपत में बहुत सारे लोग जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत सीमित है, इसका प्रयोग बड़े
ध्यान से करना चाहिए। वही परंपरागत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। देखिए नवीकरणीय साधनों का प्रयोग करना चाहिए। नवीकरणीय मतलब नए नए साधनों का प्रयोग। आप साइकिल चलाकर बहुत दूर तक जा सकते हैं, आपके बॉडी का एक्सरसाइज भी हो जाएगा और आप किसी प्रकार की ऊर्जा की भी खपत नहीं होगी। देखिए विद्युत बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से यह चैप्टर आप लोगों का पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है और ये 6 वीडियो में पूरे भारत संसाधन के चैप्टर को कंप्लीट कर दिया गया है। इसे देखकर जाइए और आप अपने परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे का आंसर दे दीजिएगा। इस वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों के पास भेजिए। ठीक है, और इसे टेलीग्राम पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के पास किसी तरह से पहुंचा देना है ताकि आपका भी काम बन जाए और उन लोगों का भी। देखिए दोस्त वही अच्छा दोस्त कहलाता है। दोस्त वही अच्छा होता है जो अपने साथ साथ अपने दोस्त का भी भविष्य के बारे में सोचे। एक बार तो जरूर उससे कहना चाहिए कि भाई मैं ये अच्छा काम कर रहा हूं, तुम भी करो। अगर वो आपके अच्छा दोस्त होगा, पक्का मित्र होगा, तो जरूर आपके कामों में सहयोग करेगा और दोनों लोग मिलकर अगर एक साथ करते हैं तो दोनों के दोनों आगे जाइएगा।